इस पर बात करने के लिए कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो इसके पूर्व में भी कही गई होंगी और उसकी पुनरावृत्ति भी संभव है। देखिए, एक तो इसकी प्राचीनता को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मैं कहूं कि प्रच्छन्न रूप से इसके सूत्र वेदों तक तो जा सकते हैं। अब यह एक अलग विषय है कि इस प्रकार मेले का आयोजन होता था कि नहीं होता था, क्योंकि ऋग्वेद में भी कुंभ पर्व का उल्लेख है। विभेद भिन्न कुंभ मागा इंद्रो अकृत स्वयुगी, ये बड़ा फेमस। प्रोफेसर विपुला जी बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि उनके सत्संग मात्र से ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैडम, बहुत दिन बाद आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और इस ऋग्वेद के बाद फिर आप आ जाइए। इसका अर्थ ये है कि कुंभ पर्व में लोग इकट्ठा होते थे और धर्मार्थ और रिचुअल्स को संपादित करते थे, और उससे जो उनको पुण्य मिलता था वो पुण्य इतना गंभीर था, इतना जिसको कहते हैं कि वो सशक्त था कि उनके पापों को बड़ी तेजी से काट करके और वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता था। और वैदिक ऋषि ये कहता है ठीक उसी तरह से जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट देती है झटके में, वैसे ही उस कालखंड का, उस कुंभ पर्व का किया हुआ जो पुण्य है वो उनके सभी पापों को नष्ट करता है। इस तरह के सिंबल्स हम कहते हैं भारतीय संस्कृति तो प्रतीकों की परंपरा रही है। तमाम प्रतीकार्थों में बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं छुपी हुई हैं। शुक्ल यजुर्वेद में भी कुंभो वनिष्ठो जनिता शची भी ये उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद के तमाम संदर्भ हैं। पूर्ण कुंभो अधिकाल अयतस्तम वै पश्यामो बहुलानुसंतो, सो मेनी रेफरेंसेस वर देयर, एक नहीं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस अथर्ववेद का है कि ब्रह्मा जी ने 4 कुंभ स्थापित किए और कहा कि मानव कल्याण के लिए हम स्थापित कर रहे हैं। इससे जो ज्ञान राशि निकलेगी वह पूरी मनुष्यता को, ह्यूमन बीइंग को, उसको यह कल्याण की ओर प्रशस्त करेगी। तो मुझे लगता है कि प्रतीक अर्थों में जो ये कुंभ है, अभी वक्ता कह भी रहे थे कि ज्ञान कुंभ है, वस्तुतः यह ज्ञान कुंभ है। कारण यह है कि पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो अनंत है वही ज्ञान है, और जो सत्य है, अनंत है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। और हम जब इसकी अद्वैत को समझ लेते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तब फिर हम कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म। यह पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है चराचर में, वो सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। इस तत्वबोध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह एक प्रतीक अर्थों में भी है। और मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार के मेले का आयोजन यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है, इस पर बहुत बात हो सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी एस्ट्रोलॉजी की भी बात आई, ज्योतिष काल गणना के हिसाब से चारों स्थानों पर अलग अलग समयों में बृहस्पति और सूर्य और चंद्र के ग्रहों के योग से कैसे सिंहस्थ कुंभ हो रहा है, कैसे कुंभस्थ कुंभ हो रहा है, कैसे प्रयाग का कुंभ हो रहा है जब बृहस्पति मेष राशि में। मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। एक बात जो बहुत सिग्निफिकेंटली मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, विपुला जी बैठी हुई है, कि माघ का माह बहुत गंभीरता से, बहुत मजबूती से वर्णित है। जब कामा मैकलिन ने इस पर काम किया, पिलग्रिमेज एंड पावर, कुंभ मेला इन इलाहाबाद, और कहते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रंथ, हालांकि उसके पहले भी काम हुए थे, पूरी हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए काम था। और 1765 से लेकर के 1954 के कुंभ को उन्होंने कोशिश किया था समेटने की, बट उनका कंफ्यूजन ये था कि वो माघ मेला और कुंभ में फर्क कर रहे थे। कई बार होता है कि जब हम दूसरी जमीन के, दूसरी ज्ञान परंपरा के लोग होते हैं, दूसरी सभ्यता और संस्कृति के लोग होते हैं, तो दूसरी संस्कृतियों को नहीं समझ पाते। ये उनका दोष नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को न समझ पाने के कारण वो इसमें उलझ करके रह गए और बहुत स्पष्ट नहीं हो सका। मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे प्रारंभिक उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये कह रहा अनुशासन पर्व कि दशतीर्थ सहस्राणि तिस्र कोट्य स्थापरा समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतवर्षः माघमासं प्रयागे। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। माघमासं प्रयागे तु नियतः संस्कृति व्रतः स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मल स्वर्गमाप्नुयात्। रति
जो 60 करोड़ 10,000 तीर्थ हैं पूरी धरती पर, एक नंबर थ्रो कर रहा है महाभारत, और कहा ये सबकी संस्कृति प्रयागराज में। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लुएंस है गंगा यमुना का, यहाँ स्नान करके और धर्मार्थ का आयोजन या उसमें सम्मिलित होने से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। तो ये जो मार्ग है वह बहुत इंपॉर्टेंट रहा है प्रयागराज के लिए। मैं फिर कहूं कि यह न हरिद्वार की स्थिति है, न उज्जैन की स्थिति है, न नासिक की स्थिति है। और मत्स्य पुराण कहता है कि दश तीर्थ सहस्त्राणि षष्टिकोट्य स्थापरा तेषाम सानिध्यम मत्रैव ततस्तु कुरुनंदन। एक तो 60 करोड़ 10,000 तीर्थों की संस्कृति प्रयाग में है, और कह रहा है कि जो माघ महीना है, माघ महीने में मत्स्य पुराण कह रहा है कि 30 करोड़ तो इकट्ठा प्रयाग में आ जाते हैं। तो यह जो एक महत्व है माघ का, और उसी माघ में एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली कुंभ के आयोजन पड़ जाने का, जिसमें अमावस्या, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। तो यह कई बार हमको लगता है कि माघ के महात्म्य में कहीं कुंभ लुप्त हो गया और कहीं कुंभ के महात्म्य में माघ लुप्त हो रहा है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि प्रयाग में, और अभी भी देखेंगे तो महाकुंभ है हर 12 वर्ष पर जो आता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ का मेला चलता है। तो यह माघ की स्थिति यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कम से कम हमारे इतिहास में 3000 वर्ष के आसपास इसकी प्राचीनता तो ठहरती है, जहां से माघ प्रयाग को लेकर के माघ के महात्म्य को महाभारत प्रतिपादित कर रहा है। रेस्ट आप सभी जानते हैं, आप कल से विमर्श कर रहे हैं कि हर्ष के समय वेद साम्य का जो वर्णन है 644 का, वह प्रयाग में किसी मेले का आयोजन करता है और कहता है कि हर्ष वहां जाते हैं और 5 वर्ष पर अपना सर्वस्व दान दे देते हैं। महामोक्ष परिषद का भी उल्लेख आता है। अब इसको लेकर के एक कंट्रोवर्सी है कि ये 5 वर्ष है कि 6 वर्ष है, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं, तमाम लोग ऐसा समझने वाले हैं कि 5 वर्ष की समाप्ति के बाद का अर्थ है, या हो सकता है उसको कोई कंफ्यूजन हो गया हो। और जो अभी भी परंपरा हमारे यहाँ है अर्ध कुंभ और कुंभ की, अब तो कुंभ और महाकुंभ हो गया, उसमें ये 6 वर्ष और 12 वर्ष, यह जो साइकिल है वह भी कहीं न कहीं वेद साम्य के इस वर्णन से स्पष्टतः रेखांकित होती है। तो यह तो ऐतिहासिक रूप से कम 7वीं शताब्दी से तो इस मेले के आयोजन के रूप में, और एक राजा अपना संपूर्ण राजस्व अधिशेष जो है सरप्लस लेकर के प्रयाग में आता है और प्रयाग में दान करके एक कोपिंड बंद करके फिर वो कन्नौज वापस चला जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रतीकों के रूप में खोजना चाहें तो भी परंपरा पुरानी है, और इतिहास के रूप में देखना चाहें तो भी परंपरा बहुत पुरानी है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ तीर्थों का महत्व का अर्थ ही होता है धर्म क्षेत्र, और पुराण तो प्रयाग के महात्म को लेकर कहते हैं। काशी और प्रयाग तो अविमुक्त क्षेत्र है। स्कंद पुराण आप देख लें, ब्रह्म पुराण आप देख लें, मत्स्य पुराण आप देख लें। मत्स्य पुराण तो कहता है कि कई 100 वर्ष लग जाएगा प्रयाग के महात्म को वर्णन करने में, और सैकड़ों उप तीर्थों की बात करता है और उप तीर्थों की एक सूची भी देता है। तो कुल मिला जुला करके जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयाग है, और इस प्रयाग के महत्व में कुंभ और माघ का जो महत्व है, ये बाकी जगहों पर नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ कल्पवास होता है, वो बाकी के क्षेत्र में कल्पवास नहीं होता। कल्प को आप वेदांग के रूप में ग्रहण करें तो, या एक भारतीय कालगणना के हिसाब से कालखंड के रूप में ग्रहण करें तो, ये 1 महीने का पौष पूर्णिमा से लेकर के जो माघ पूर्णिमा तक का अवसर है वह संकल्पित होता है जातक, और संकल्पित होकर के वो लगातार धर्मार्थ में और जिसको कहते हैं प्रवचनों में और संकीर्तन साधना सब में अपने को लीन करता है। और ये मान्यता है पुराणों की कि अगर ये 1 महीने का कल्पवास आप प्रयाग में पूर्ण करते हैं तो कल्प का जो जन्म का जो आवागमन का जो चक्र है आप उसे मुक्त हो जाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ बात हो सकती है, लेकिन मेरा समय खत्म होने पर है। स्पिरिट लाइन क्या चाहता हूँ, मन में भाव बहुत कुछ था, कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे कहूंगा। देखिए जो ये भारत है वो किस तरह से नगर ने, गांव ने, चरण
जिसको कहते हैं, वनों ने, दुर्गों ने, नदियों ने इसकी पूरी सांस्कृतिक चौहद्दी कितनी खूबसूरत तैयार की। अगर आप महाभारत में देखें तो महाभारत में धौम्य और पुलस्त्य ये दो महत्वपूर्ण ऋषि थे। जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्ग जाते हैं तो युधिष्ठिर उनके पास पहुंचते हैं। बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और कहते हैं कि अर्जुन तो चला गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये दोनों ऋषि कहते हैं कि आपको तीर्थ पे जाना चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण मैं इस बात को समझता हूं। और तीर्थ के लिए वो सारी नदियां, पर्वत, वन, दुर्ग, नगर, गांव इन सबको जोड़ करके पूरी सांस्कृतिक चौहद्दी बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे चलो, प्रयाग जाओ, प्रयाग में स्नान करो, फिर प्रयाग से चलते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचो। जब बद्रिकाश्रम पहुंचोगे तो अर्जुन वहीं मिलेगा दिव्यास्त्रों के साथ, और फिर अर्जुन के साथ आप लोग आगे चले जाएंगे। यह जो चौहद्दी निर्मित हो रही है, यह जो सांस्कृतिक भारत में, बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि वो आज की पॉलिटिकल मैपिंग जो है, जो भारत है, राजनीतिक भारत जो है, उस राजनीतिक भारत से ये सांस्कृतिक भारत ज्यादा सशक्त था और ज्यादा मजबूत था। और इस भारत में केवल भारत की राष्ट्रीयता नहीं निर्मित हो रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को, योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने स्थापित कर दिया है इस कुंभ मेले में से कि इसमें केवल भारत की राष्ट्रीयता नहीं निर्मित हो रही थी और आज भी नहीं निर्मित हो रही, बल्कि भारतीय विचार से विश्व बंधुत्व और मानव जाति की एक आवश्यक एकात्मता भी सृजित हो रही है। इसीलिए मैं बहुत जोर देके कहूंगा कि जो हिंदू राष्ट्रीयता है वही इंटरनेशनलिज्म है सही मायने में, और वही सही मायने में कॉस्मोपॉलिटनिज्म है। मैं एक बात करके अपनी बात को जल्दी से समाप्त करता हूं। एक बार पुनः डॉक्टर प्रदीप राव जी को और सभी आयोजक मंडल को, इस महाविद्यालय से मेरा पुराना एसोसिएशन रहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत विनीत भाव से विपुला जी को मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर त्रिपुला दुबे मैम को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित